तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं बहुत ही आपको मनोरंजन के साथ आपके ही क्लास का हम आपको बात करने वाले हैं। जरा देख लीजिएगा, क्लास 9 क्या है। क्लास 9 आप देखते होंगे दोस्त, और अच्छे से आप देखेंगे। हमें विश्वास है कि आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए जरा, ठीक है। यहाँ पर जरा देख लीजिए, आपका क्लास 9 का ये कौन सा बुक है? इतिहास है। कौन सा बुक है? इतिहास है। जरा ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से। कहता है इतिहास की दुनिया। क्या कह रहा है? इतिहास की दुनिया। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं इसको। ध्यान से आप, इतिहास की दुनिया क्लास 9। आपको आज हम इसमें आपको पार्ट वाइज हम आपको जो है सो समझाने वाले, आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि ये इतिहास होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले आज हम जान लेंगे कि इतिहास कहते किसको है। तो जो प्राचीन जो बात है, जो बीती हुई बात है, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और ये आपका क्लास 9 का है दोस्तों। और मजेदार आपको चैप्टर है, दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। बहुत ही मजा आएगा, वीडियो को अंत तक बने रहे, उसके बाद देखिए फिर आपको कैसे मजा। हाँ, यहां पर जरा आप ध्यान देंगे, कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्या कह रहा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जरा इसको ध्यानपूर्वक देखिए आप, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर है। यहां पर आप ध्यान देते होंगे, इकाई 2 है आपका, ये इतिहास का इकाई 2 है। आप जरा ध्यान देंगे, ये आपका क्लास 9 है। कौन सा क्लास है आपका? 9th है। उसका ये इतिहास का दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अमेरिका कैसे मतलब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता कैसे मिला, एक एक बारे में। कहता विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभिक जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी। दोस्तों एक बात गौर करने वाली है, कह रहा है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी कहेंगे किसको? ये 15वीं शताब्दी का अर्थ हो गया 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के बीच का जो समय होता है उसे कौन सा समय कहेंगे? 15वीं शताब्दी। कौन शताब्दी कहेंगे? 15वीं शताब्दी। जरा ध्यान से, उसको कौन शताब्दी कहेंगे? 15वीं शताब्दी, ठीक है। कहता है 15वीं शताब्दी में नई समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। 15वीं शताब्दी यानी 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में जो समय था उसमें समुद्री मार्गों की खोज हुई थी। यानी समुद्र से पहले तो दोस्तों सड़क मार्ग तो था नहीं, पाइपलाइन मार्ग तो था नहीं, और वायु मार्ग तो था नहीं, आपको था समुद्री मार्ग। उससे बहुत सारे देशों की खोज हुई थी। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था। ये जो समुद्री मार्गों की खोज हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था कि व्यापारिक मार्गों को विकसित करना, यानी व्यापार को आगे बढ़ाना, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। और यूरोपीय जो देश था, ठीक है ना, वो क्या हो, उसका अर्थव्यवस्था अच्छा हो, उसका इनकम अच्छा हो, व्यापार अच्छा से चले, वाणिज्य वहां की जो भी स्थिति है ना वो बहुत ही अच्छा बनाई जाए, समृद्ध बनाई जाए। इस क्रम में 1492, कब की बात कर रहे हैं दोस्तों? 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आप चुन सकते हैं कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। अब आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने। कब की थी? 1492 ईस्वी में। कब किया था? 1492 ईस्वी में। पुनः अमेरिगो अमेरिगो वेस्पूची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जब यह अमेरिकी महाद्वीप की खोज की गई कोलंबस के द्वारा, तब अमेरिकी वेस्पूची ने क्या किया था? इसका बृहद यानी बहुत और भी ढेर सारा इसका भूखंड यानी क्षेत्र का क्या किया? जानकारी प्राप्त किया था। धीरे धीरे यूरोपीय देशों में इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। अब दोस्तों यहां पर एक नया बात आ गया, उपनिवेश। क्या आ गया? उपनिवेश। अब उपनिवेश कहते किसको है? समृद्ध राष्ट्र के द्वारा गरीब राष्ट्रों पर, है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से शोषण कर लेना क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उत्तरी अमेरिका में किसने उपनिवेश बना लिया था? फ्रांस और इंग्लैंड ने। उत्तरी अमेरिका का उपनिवेश कौन बन गया था? फ्रांस और इंग्लैंड ने। उपनिवेश की परिभाषा हम आपको फिर बता देना चाहते हैं, वैसा राष्ट्र जो कमजोर राष्ट्रों पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपनिवेश कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से किसने उपनिवेश बना लिया था? इंग्लैंड और फ्रांस ने। इंग्लैंड और फ्रांस ने वर्चस्व को स्थापित कर लिया था। अब जरा देखिए, यहां पर गौर करने वाली बात है, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं।
अब क्या कह रहा है, लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था। अब क्या कह रहा है, लगभग उसी समय में क्या हुआ, जिस समय में कोलंबस 1400 यानी 15वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन हो रहा था कि राजनीतिक कैसे किया जाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। जरा इस लाइन को अच्छे से आप लोग समझेंगे। कह रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सभी लोगों को स्वतंत्रता कोई भी काम करने की, निरंकुश सत्ता का विरोध। निरंकुश का मतलब होता है, जरा हम आपको निरंकुश का मतलब बता देना चाहते हैं, नीह जोर अंकुश। क्या हो जाएगा जी, नीह जोर अंकुश। जरा इसको बहुत गौर से समझिएगा, नीह का मतलब क्या, सॉरी अब देख लीजिए जरा यहां पर फिर से, व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता। निरंकुश का मतलब होता है, निरंकुश का मतलब ही हो गया दोस्तों कि नीह जोर अंकुश। क्या हो जाएगा, नी जोर अंकुश। नी का मतलब नहीं और अंकुश का मतलब उसको कोई रोकने वाला, जिसको कोई रोक नहीं सकता है उसको निरंकुश शासक कहते हैं। निरंकुश सत्ता, जो मनमानी सरकार करता था उसका विरोध होने लगा। समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर समानता और बंधुत्व, सभी लोग चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, एक समान रूप से बंधुत्व यानी भाईचारे के नाते विचार लोगों में आने लगा कि हम लोग जो है सो भाईचारे के विचार से रहेंगे, हम लोग एक समान रहेंगे, सभी जाति के लोग एक समान रहेंगे। विशेषकर प्रबुद्ध लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। जो लोग शिक्षित वर्ग थे उसमें यह चीज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहां के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहां वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए थे। अब देख लीजिए क्या किया, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हुआ, धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो गया। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया और क्या किया, इसका आर्थिक व्यवस्था बदल गया। इंग्लैंड और अमेरिका के बीच क्या हो गया, मतभेद होना शुरू हो गया। कहता है धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने लगे। धीरे धीरे उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त। अब अमेरिका के यहाँ क्या हुआ, इंग्लैंड के वर्चस्व से धीरे धीरे मुक्त होने लगे और कहता है और उससे अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया। और क्या हुआ, इंग्लैंड को उपनिवेशवाद से धीरे धीरे हटाया। और जब किसी को मान लीजिए आपके ऊपर कोई कब्जा किया हुआ है, अगर आप उसको डायरेक्ट अगर हटाएंगे, क्या लग रहा है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक हट जाएगा? जी नहीं, उसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। और क्या हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आ गया। उसका हम कारण देखेंगे, कारण क्या था जरा देखिए। यहां पर कहता है कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। अब है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण। अब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसके कई प्रकार से कारण हैं जो निम्नलिखित हैं, नीचे दिए गए हैं। जरा इस चीज को अब हम जानेंगे। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। अब कहता है, कह रहा है कि पहला, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता का अभाव। उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्ता, अब ये क्या होता है? कहता है अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश कौन थे? अंग्रेज लोग। अमेरिका पर जो शासन किया हुआ था, हम पहले दोस्तों आपको बताए थे, उपनिवेश का अर्थ होता है जो गरीब राष्ट्रों पर, कमजोर राष्ट्रों पर क्या करता है वो, अब जो समृद्ध रहता है, अमीर रहता है, वो क्या करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेता है। तो अमेरिका पर उपनिवेश कौन बना लिया था? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे। अब इंग्लैंड है जी, तू अंग्रेज तो रहबे करेगा भैया, दोसर तो नहीं है ना जाएगा। कहता है जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था, एक विधि विधान को देखा था। अब बताइए, अगर हम जाएंगे, कहीं जाएंगे, कोई चीज करेंगे तो हम अपना तरीका से नहीं करेंगे। वही बात हुआ, इंग्लैंड ने क्या किया, अपना तरीका से कर, अतः हुए अपने उपनिवेश में भी उसी तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था, अब कह रहा अपने उपनिवेश में भी उसी तरह का व्यवस्था वो चाह रहा था। अब जरा देख लीजिए वो किस प्रकार का व्यवस्था चाह रहा था। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। अमेरिका चाह रहा था कि प्रजातंत्र हो, अमेरिका क्या चाह रहा था? प्रजातंत्र हो, लेकिन इंग्लैंड वाला चाहेगा कि वो प्रजातंत्र हो? कभी नहीं वो चाह सकता है। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। उपनिवेश के जो गवर्नर होते थे इंग्लैंड के राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, यानी कि सारा चीज वो अपना हक जमाए रहता था, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त था। विशेषाधिकार का मतलब उसके पास पूरा पावरफुल रहता था और वे उपनिवेशवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। उपनिवेशवासियों, जिसको उपनिवेशवास बनाया था, यानी कि अमेरिका को उपनिवेशवाद बनाया था, उसके लिए वो उतना काम नहीं कर रहे थे, फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। अब बताइए,
अब हम मान लीजिए कि भारत देश में अगर हमारा जो हक हिस्सा है, मान लीजिए हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो अगर नहीं मिले तो बताइए कौन आदमी नहीं संघर्ष करेगा? सब कोई चाहेगा कि हम संघर्ष करें। वही बात, वहां संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासी कौन होता था जी? अमेरिका। कौन था? अमेरिका। उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, उसको नहीं माना जाता था शासन, उसको अपना काम करवा, जिसके कारण उसमें भारी असंतोष था और अमेरिका के लोगों में भारी असंतोष था, उसको सही रूप से बड़ा पद नहीं दिया जाता था। दूसरा इसका देख लीजिए पॉइंट क्या है? भौगोलिक दूरी। क्या था? भौगोलिक दूरी। अब भौगोलिक दूरी क्या होता है, जरा उसको ध्यान से देखेंगे। कहता है इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफी अधिक थी, यानी कि वहां की जो भौगोलिक दूरी का मतलब होता है वहां की जो दूरी है, यानी कि इंग्लैंड की और अमेरिका की बहुत ज्यादा थी। या दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। दोनों किस महासागर पर स्थित थे? अटलांटिक महासागर। लेकिन अटलांटिक महासागर पर तो थे, अब मान लीजिए वही दूरी पर है अटलांटिक महासागर का, वही दूरी पर है, तो बताइए दूरी तो रहबे करेगा ना जी, दूरी तो रहेगा। जैसे ये पेन मान लीजिए है, पेन का इस छोर और इस छोर में दूरी तो रहेगा ही ना। उसी प्रकार अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर थे, चूंकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था। अभी की तरह नहीं है जी एरोप्लेन था तुरंत उड़ के इंग्लैंड चल जाएगा, तुरंत उड़ के अमेरिका आ जाएगा, उस समय ऐसा बात नहीं था, इस सब चीज का अभाव था, जलमार्ग में था। अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी। अब उसको दिक्कत देता था, अमेरिका के लोग मान लीजिए दिक्कत देता था। दिक्कत क्या देता था? अमेरिका के लोग को दिक्कत होगा तो बताइए वो तो आंदोलन करवे करेगा, हल्ला करवे करेगा, इसलिए उसको प्रभाव, इंग्लैंड के लोग अमेरिका में प्रभाव नहीं जमा पा रहा था, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला। और क्या किया, जब देख लिया इंग्लैंड जो उपनिवेशवाद बनाए हुए है वो कमजोर पड़ने लगा, अमेरिका के लोग ने स्वतंत्रता संग्राम कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्रता संग्राम कर दिया, जिससे अमेरिका को फायदा मिला। अब क्या फायदा मिला, जरा आइए उस चीज को भी हम देखते हैं, क्या फायदा मिला आपको बताते हैं फिर से। आप जरा देख लीजिए क्या फायदा मिला। अब देखिए कहता है यही भय समाप्त हो गया था उपनिवेशवासियों को, यानी अमेरिका के लोगों को भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। अब उपनिवेशवासी, बार बार कर रहे हैं, उपनिवेशवासी कौन था? अमेरिका। कौन था? अमेरिका। कौन था जी? अमेरिका था। अमेरिका का लक्ष्य क्या हो गया कि इंग्लैंड को डायरेक्ट भगाओ यहां से। उसके बाद कहता है इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था, अब जब इंग्लैंड, कौन? इंग्लैंड और अमेरिका जब युद्ध हो गया तो इस पर टिप्पणी कौन किया? प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता को भड़काया। इसका अर्थ जरा जान लीजिए क्या होता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कोई चीज की तैयारी करने के लिए, आप जा रहे तैयारी करने के लिए, आपका कोई दोस्त गया, वो सफल नहीं हुआ तो आपको भी डर लग जाएगा। वही बात फ्रांस के कारण हो गया था। फ्रांस जब हार गया था तो अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की क्या होगी? इच्छा खत्म हो गया, हम भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अब जरा देख लीजिए पांचवा पॉइंट क्या कहता है, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति कहता है सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। आर्थिक कारण यानी कि मान लीजिए आपके पास इनकम कम रहेगा तक बहुत टेंशन होता है दोस्तों। आपके जेब में रुपया नहीं रहेगा ना तो बहुत मोन इन्हें घूमते रह जाएगा, जब आपका जेब में रहेगा ना रुपया, मोन हरियर रहेगा। समझ गए? उपनिवेशवाद की बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उसके संसाधनों का दोहन का अधिकार मातृ देश को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी। अब जो उपनिवेश था ना, जो शासन किया था, उसका काम था कि जहां हम शासन कर रहे हैं ना उसका संसाधन सब खत्म कर दे, हम अपने देश लेकर के चल जाए और वहां जो व्यापार करने के लिए आए कोई टैक्स वगैरह नहीं लगे, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। राज्य द्वारा व्यापार को बोला कोई नहीं, हम नियंत्रित खुद करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। और इंग्लैंड जो अमेरिका को कोई भी काम करने के लिए हस्तक्षेप करते थे, वहां के लोग, अमेरिका के लोग इस चीज को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड को कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। अमेरिका के लोग चाहता था कि इंग्लैंड का जो शासन है वो खत्म हो जाए। अब जरा छठा देख लीजिए ये क्या कह रहा है। छठा, आपत्तिजनक कर। आपको दिखाई अगर दे रहा होगा, हम लिख दे रहे हैं। आपत्तिजनक कर, ये छठा पॉइंट आपका हो गया।
आपत्तिजनक कर। आपत्तिजनक कर मतलब कर का माने होता है दोस्त टैक्स। क्या होता है? टैक्स। मान लीजिए आपत्तिजनक टैक्स लगना चाहिए 5 रुपया, आप 50 रुपया मांगिएगा, टेंशन होगा कि नहीं होगा? जरा देखिए, वो बात टेंशन यहाँ हो गया था। जरा देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध यानी सप्त मतलब 7 वर्षों तक युद्ध के दौरान इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। 7 साल ककरो से लड़ाई कीजिएगा, लोग 1 साल तक लड़ाई करता है, एक दिन लड़ाई होता है कपर फोड़ी गोली तोली सब चल जाता है। 7 साल में आपको पता होगा क्या हो गया होगा। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 में, ग्रीनविले जिस समय लड़ाई हो रहा था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया। कौन एक्ट? स्टाम्प एक्ट। याद रखिएगा, स्टाम्प एक्ट। क्या प्रश्न बन जाएगा दोस्तों? स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया? 1765 में। जिस समय स्टाम्प एक्ट पारित किया गया इंग्लैंड के द्वारा, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रीनविले। कौन थे? ग्रीनविले। और स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया? 1765 में। और क्यों किया गया? टैक्स को बढ़ाने के लिए। क्यों किया गया? टैक्स को बढ़ाने के लिए। आप लोग देखिए, फिर हम आपको ये स्टाम्प एक्ट पारित किया गया। ग्रीनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाया गया, लगाना अनिवार्य था। यानी वो अपना टैक्स अब से लगा दिया कि देख लीजिए कि मतलब जैसो आप ये सब चीज लीजिएगा, इसमें अंग्रेज अपन टैक्स बांध दिया, आपको तो लेना ही है। समझ गए? ये सभी काम करना शुरू कर दिया, स्टाम्प एक्ट में हुआ था। अब कहता है इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। अब उपनिवेश बार बार कह रहे हैं, उपनिवेश का मतलब अमेरिका हो गया। क्या हो गया? अमेरिका हो गया। बताइए, टैक्स बढ़ा देगा, कोई चीज की टेंशन होगा कि नहीं होगा? अपने भारत देश में पेट्रोल था 80 रुपये लीटर, अभी देख लीजिए 120 रुपये 107 रुपये लीटर भरा रहे कि नहीं भरा रहे? तो जनता में वही ना एकदम रोष पैदा हो जाता है, वहां पर दिक्कत हो गया। कहता है और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से जो भी वस्तु लाता था ना, वो क्या किया? सभी को क्या कर दिया? उसका बहिष्कार कि हम नहीं खरीदेंगे। जैसे भारत देश में हुआ था, आपको दोस्तों याद होगा, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें चरखा सब गांधी जी बोले थे ना लेने के लिए। वही बात था, अमेरिका वासियों ने यानी उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। उपभोक्ता मतलब जो हमारा आपका यूज का चीज होता है, खाने पीने का चीज होता है ना, जो उपभोक्ता यानी ग्राहक का जो चीज होता है, सब पर टैक्स लगा दिया। ये वस्तुएं थी कागज, शीशा, चाय, रोगन, बताइए सब तो अपना उपयोग में आने वाला चीज है। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया था। इन करों का मतलब आप जरा देख लीजिए, करों का मतलब टैक्स। क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। इन करों का मतलब क्या हो जाता है? टैक्स का खूब विरोध किया। हम इतना टैक्स आपको देने वाले नहीं हैं, वो इस तरह से विरोध किया था। समझ गए? वो कर का विरोध कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो नहीं कर नहीं का नारा दिया। अब क्या? सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर आप प्रतिनिधित्व सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको कोई चीज का टैक्स नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने, ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने के लिए ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश सरकार का मतलब हो गया इंग्लैंड। क्या हो गया दोस्तों? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों का अर्थ हो गया अमेरिका। कौन हो गया? अमेरिका ने स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियों आदि संस्थाएं स्थापित की। स्वाधीनता का पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां संस्था बना लिया था लड़ाई करने के लिए। समझ गए ना? जरा अब देख लीजिए, पेज नंबर 14 देखेंगे, उल्टा लीजिए आप लोग भी पेज नंबर 14। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या कह रहा है। 7वां पॉइंट आपका कह रहा है कि लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। अब देखिए उस समय लेखक जो थे, किताब लिखने वाले, और प्रचारक मीडिया वाले की उसमें क्या भूमिका हुई थी, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। कहता है स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। देखिए स्वतंत्र, आपको ना सही बात बताने के लिए ना, जब तक शिक्षाविद लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। आज देख लीजिए, हम ही कोई चीज की तैयारी करने जाते हैं, वहां पर मोटिवेशनल वीडियो पहले देख लेते हैं, और जब मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तब अपने आप में उत्साहित होते हैं। वही बात था उस समय, लेखक और प्रचारक ने अहम भूमिका निभाया था अमेरिका को स्वतंत्रता होने में। और कह रहा है 1776 ईस्वी में टॉमस पेन, 1776 ईस्वी में किसने? टॉमस पेन की लघु पत्रिका, लघु मतलब छोटा, अब लघु दीर्घता मतलब जानते करते होंगे, छोटा पत्रिका कॉमन सेंस। क्या है? कॉमन सेंस का मतलब अपना खुद का दिमाग, प्रकाशित हुई। कॉमन सेंस का मतलब अपना खुद का दिमाग। कॉमन सेंस पुस्तक किसने
लिखा था जी टॉमस पेन ने। किसने? टॉमस पेन ने लिखा था। कब? 1776 ईस्वी में। कब लिखा था? 1776। आप लोग किताब को ना अंडरलाइनिंग करते जाइए, हम जो बात बता रहे हैं एक एक बात आपको बताएंगे, दिक्कत ही नहीं होगा। टॉमस पेन जो है सो क्या किया था? कॉमन सेंस प्रकाशित किया। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। और उसने जो किताब लिखा ना, उसमें ऐसा ऐसा भाषा का प्रयोग किया गया कि अमेरिका वासियों के दिलो दिमाग में क्या हुआ? स्वतंत्रता की भावना की लहर जाग उठी और उसने स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ? अपने आप को न्यौछावर करना शुरू कर दिया। दोस्त आप किताब पढ़ते हैं, जैसा उसमें बात लिखा रहता है मोन होने करने लगता है, समझ गए? फिल्म देखिएगा, जब ढिसुम ढिसुम होता है तक गुस्सा अपने अंदर भी आ जाता है, और वही जिस समय वो सब वाला चलता है तो मोन में अपनों आ जाता है। उसने राजतंत्र पर भी करार प्रहार किया। राजतंत्र यानी राजा के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? राजतंत्र, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन को राजतंत्र। करारा प्रहार किया। टॉमस जेफरसन ने, अब फिर आ गया, यहां टॉमस पेन था दोस्त, यहां आ गया टॉमस जेफरसन ने उपनिवेश वासियों यानी अमेरिका वासियों, उपनिवेश वासियों का मतलब अमेरिका वासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया। किसने? टॉमस जेफरसन ने उपनिवेश वासियों के विद्रोह करने का अधिकार, कहां का था? अमेरिका का। उसने क्या किया? उपनिवेश वासियों यानी अमेरिका वासियों के विद्रोह करने का अधिकार का समर्थन किया कि और आप और लड़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित कर दिया। प्रोत्साहित क्या कर दिया? अमेरिकावासी जो इंग्लैंड के साथ जो युद्ध कर रहे थे उसमें वो अहम भूमिका निभाए थे। अब आठवां आपका पॉइंट है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जॉर्ज तृतीय दोस्तों हम बता देते हैं ऐसा शासक था जिसको इंग्लैंड में भी सभी लोग परेशान थे। क्या अमेरिका में उससे लोग खुश होंगे? कभी कभी नहीं होंगे। इसका देख लीजिए नीति क्या था। जॉर्ज तृतीय ये इंग्लैंड का था। निरंकुश यानी मनमानी सरकार को निरंकुश कहते हैं। मनमानी जो सरकार करे उसे निरंकुश शासक कहते हैं। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते हैं अमेरिका उपनिवेशों के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। बताइए, जो ही सत्ता में आया निरंकुश नीति अपनाना शुरू कर दिया। गुस्सा एकदम करने लगा, उसका जो मन होता था वही करना शुरू कर दिया। कहता है उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी लोकप्रिय थी। यह जो उसकी निरंकुश की नीति थी ना, इंग्लैंड में भी घातक सिद्ध हुई थी। इंग्लैंड के भी लोग परेशान हो गए थे। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। व्यक्तिगत शासन का सिद्धांत का मतलब होता है अपना शासन में विश्वास रखना है, दोसर क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। बताइए दोस्तों, ये बात बढ़िया है? हम जो चाहेंगे हम ही बढ़िया हैं जीवन में, कोई हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल सब कोई ओकरे पावर में रहता था। बताइए, अमेरिकावासी कोई मतलब नहीं था। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को बस ध्वस्त कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी सामने आ गया। अब देखिए बता देते हैं, अमेरिकावासी ने सोच रहा था क्या हम कुछ दिनों के बाद क्या करेंगे। और जब ऐसने बात है तो बैठ के मिल करके सहूलियत करके पंचायती करके 13 उपनिवेशवाद था, सब मिल बैठ करके बैठक करके क्या होगा, सब लोग अपना मिलजुल करके शासन चलाएंगे, निरंकुश कहेंगे नहीं चलाने। लेकिन ये जॉर्ज तृतीय आया, अमेरिका के लोगों में एक जान फूंक दिया, स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी। लोग वहां पर कुछ कर मिटने को तैयार हो गए और क्या हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हेतु लोग उत्तरदायी हो गए कि अब लड़ेंगे तो लड़ेंगे। नमक कारण आप देख लीजिए क्या था। नमक कारण था तात्कालिक नमक कारण था तात्कालिक बोस्टन चाय पार्टी। तात्कालिक बोस्टन चाय पार्टी, देखिए ये कहता है तात्कालिक बोस्टन चाय पार्टी। दोस्तों एक मतलब समझिए, तात्कालिक बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन क्या था? अमेरिका के एक बंदरगाह का नाम है। बोस्टन क्या है? बंदरगाह का नाम है जो कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है। और ये चाय मतलब चाय, सीधे पिए वाला चाय ले जा रहा था। हम आपको एक बार संक्षेप में समझा देते हैं, फिर आपको लाइन बाय लाइन भी समझाएंगे। बोस्टन चाय पार्टी, इंग्लैंड क्या करता था, अमेरिका में तो उपनिवेशवाद बने नहीं था, वो क्या करता था, भारत में भी शासन किए हुए था। तो भारत में क्या करता था, भारत में उसका एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ठेकेदारी दे दिया था कि भारत से चाय पत्ती ले जा करके अमेरिका में बेचे। लेकिन अमेरिका के लोग ये बात से नाखुश हो गया था कि काहे खाली ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ठेकेदारी मिलेगा, दोसर काहे ने लेके बेचेगा। वही बात है, 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया। सिर्फ उसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था, दोसर का कोई अधिकार नहीं था, जिसका उपनिवेश वासियों ने जबरदस्त विरोध किया, यानी अमेरिका वासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से क्या हुआ, जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक अधिवासियों, वहां के अमेरिका के कुछ नागरिक अधिवासी जो थे ना, उसको रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका के नागरिक अधिवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। उसने क्या किया, बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा और जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी।
जखई ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, चाय पत्ती चाय लेकर के कहां पहुंच गया, अमेरिका। वहां पर रेड इंडियन जो वहां के आदिवासी था उसने क्या किया, सभी पेटी को समुद्र में फेंक दिया। अब यहां पर एक बात है दोस्तों, बोस्टन अमेरिका में है बंदरगाह। कहिएगा सर बंदरगाह क्या होता है, जहां पर बड़े बड़े जहाज, जहां पर बड़े बड़े पोत लगाए जाते हैं, समुद्री मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश मतलब व्यापार किए जाते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। हमने क्या हुआ, क्लास में ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, एक चलवा से पूछ दे रहे बउआ बंदरगाह किसको कहते हैं, कह दिया सर जहां पर बड़े बड़े बंदर रहते हैं। उसको लाते से थूर दिए पकड़ के कि बताओ जहां बड़े बड़े बंदर रहते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं, कि जहां पर बड़े बड़े जहाज बड़े बड़े पोत लगाए जाते हैं, जो जलमार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। समझ गए आप लोग भी, दिक्कत भी है, थुरा जाइएगा आप लोग भी। कहता है इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। बोस्टन टी पार्टी का मतलब समझ गए, बोस्टन अमेरिका में बंदरगाह का नाम था, और टी मतलब चाय, समझ गए, उसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। आप बताइए, कर फेंक दिया नहीं सब कार्टूनर को, वही खातिर इंग्लैंड वाला क्या किया, वही पर एकदम विरोध कर दिया कि अब कोई नहीं कुछ करेगा, व्यापार नहीं होगा ये बंदरगाह से। और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेशवाद को विद्रोह की आग में धकेल दिया और वहां अमेरिका के लोग खूब घुसा गए। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशवादों ने 13 को जरा पर शासन कहीं था इंग्लैंड, वैसे 13 को कमजोर का देश मिल गया और प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में, कहा में फिलाडेल्फिया शहर में बैठ करके और महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया। यानी ब्रिटिश सरकार जो उपनिवेशवादों पर जो एकदम जैसो मान लीजिए शोषणात्मक जो कानून चला रहा था उसका विरोध किया। व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ और 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हो गया। बताइए, इंग्लैंड के साथ और लैंगिस्टन में क्या हो गया, प्रथम संघर्ष हो गया। फिर क्या किया पश्चात 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया शहर में दूसरा महादेशीय सम्मेलन फिर आयोजित हुआ। अब बताइए, दूसरा महादेशीय जो सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें क्या किया था, थॉमस जेफरसन ने, किसने, थॉमस जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन ने, यहां पर थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी कर दिया। थॉमस जेफरसन आपको याद होगा, एक था थॉमस पेन, कौन था, थॉमस पेन, जिन्होंने कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना की थी 1776 ईस्वी में, और वहीं पर एक कौन था, थॉमस जेफरसन, उसने स्वतंत्रता अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया था। अब जरा देख लीजिए, अमेरिका की स्वतंत्रता पत्र को जारी किया था थॉमस जेफरसन ने। अब हम अगला फिर देखेंगे क्या हुआ था। अब क्या कह रहा है, उसके बाद जारी करने के बाद क्या हुआ, गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन, किसको, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति, यानी अमेरिका पर जो इंग्लैंड शासन किया था तो अमेरिका की तरफ से सेनापति कौन बना था, जॉर्ज वाशिंगटन, सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया। अब यहां से अमेरिका की स्वतंत्रता क्या हो गया, इंग्लैंड के साथ भीड़माभीड़ शुरू हो गया। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अभी अमेरिका और इंग्लैंड में, किसमें, अमेरिका और इंग्लैंड में लड़ाई हो गया। अब देखिए, अमेरिका और इंग्लैंड में जब लड़ाई हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब क्या हुआ, 3 फरवरी 1783 को पेरिस की एक संधि हुई, इसी में युद्ध को विराम दिया गया तथा 1787 में संविधान का निर्माण हो गया। अमेरिका आजाद कब हो गया, 1776 में आजाद हो गया। कब हो गया, 1776 में, और 1787 में संविधान का अमेरिका में निर्माण हो गया, और अमेरिका में 1789 ईस्वी में संविधान लागू भी हो गया, और जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया। देखिए यहां पर 3 बात है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सेनापति नियुक्त किए गए, अमेरिका 1776 में आजाद हो गया। अमेरिका कब आजाद हो गया, 1776 में। 1787 में संविधान का निर्माण हुआ, और क्या हुआ, 1787 में क्या हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ, 1789 में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इतिहास से, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। कॉमन सेंस पुस्तक किसने लिखी थी, थॉमस पेन ने। ठीक है, अब जरा देख लीजिए इसका परिणाम क्या हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। विभाजन यानी बांटने की रेखा को देखा जाता है। इसके तात्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। तात्कालिक तुरंत और बाद की जो परिणाम हुआ दोनों ही निर्णायक हुए। क्या हुए देख लीजिए। पहला, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। कीमती उपनिवेश यानी अमेरिका पर जो शासन किया था उस पर समाप्त हो गया, अमेरिका वहां पर खुद शासन कर लिया। तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आपको उस समय बताए थे ना दोस्त कि अटलांटिक महासागर, इंग्लैंड और अमेरिका अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पर था। एगो ई छोर पर, एगो ऊ छोर पर था। बात समझ गए, दोनों एक छोर पर था। अब इस छोर पर क्या किया था,
अमेरिका ने पूरा अपना जो है सो शासन को जमा लिया था और वहां से क्या हो गया, ब्रिटेन का सब चीज खत्म हो गया। दूसरा देख लीजिए क्या करा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर, एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर नामक बुक लिखा, उसमें मुक्त व्यापार है, क्या है, मुक्त व्यापार, यानी किसी से टैक्स नहीं लेना है, और उसको सिद्धांत को मजबूती प्रदान किया। अब देख लीजिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय है। कौन बोले, बताए थे ना जॉर्ज तृतीय कैसा शासक था, निरंकुश, कैसा शासक था, निरंकुश शासक था। उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया फल था। पहला तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। जॉर्ज तृतीय सोच रहा था हम तानाशाह बन जाए, लेकिन उसका सपना चूर हो गया। दूसरा ख नंबर क्या कह रहा था, लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे पहला आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हो गया 1782 ईस्वी में। दूसरा कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिल गया, कैथोलिक आयरिश लोगों को कब, 1793 में। और तीसरा आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा हुआ था, कब, 1800 ईस्वी में। अब घ नंबर में क्या कर रहा है, इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अब चौथा क्या कह रहा है, जरा देख लीजिए। चौथा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस को भी प्रभावित किया, फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। किसके नेतृत्व में, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश और फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। अब है पांचवा कारण, राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ, लोग और भी लोकतंत्र की तरफ भागने लगे। छठा, जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों से माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। अब क्या हो गया, वहां को मौलिक अधिकार मिल गया, जो जनता का मौलिक अधिकार होता है। जैसे हम लोग को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों ना, उसी प्रकार सभी को मौलिक अधिकार हुआ, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सातवां, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू कर दिया। विश्व का, देख लीजिए क्या है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू कर दिया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। महिला को संपत्ति का भी अधिकार मिला, ठीक है ना, वहीं से शुरू हुआ और सबसे बड़ा कानून वहीं पर बना, लिखित संविधान बना था और न्यायसंगत बनाया गया। सभी के लिए न्याय की भावना सोचा गया। 8वां, अमेरिका गणतंत्र बना तथा वहां मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला था। 9वां, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 या 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वोट देने का अधिकार वहां लागू नहीं होता था। स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया, स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया था, जो उचित नहीं था, यानी जिसके पास अधिक संपत्ति था उसी को वोट देने का अधिकार बनाया गया था। बाद में फिर संशोधन हुआ। उसके बाद है 10वां है, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसमें पहली बार लिखित संविधान कब, 1789 ईस्वी में लागू हो गया। अमेरिका में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी लोगों को अलग अलग लोगों का, शक्ति का पृथक्करण, सभी लोग, शक्ति एक किसी एक के हाथ में नहीं दिया गया, शक्ति भी बांट दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको पुनः स्वतंत्रता दिया गया, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिया गया। राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए, यानी कि राजनीतिक जो दल होते हैं वो मूल आधार थे। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित हो गया। और यही अमेरिका की क्रांति को देखकर फ्रांस की भी क्रांति 1789 ईस्वी में क्या हो गई थी, एकदम दमक पकड़ ली थी। और फ्रांस की क्रांति जो है सो क्या किया, एकदम जो है सो यूरोप पूरा बीजारोपण कर दिया, पूरे विश्व में लोकतंत्र की एक भावना को लहर फैला दी थी। अब औद्योगिकरण का प्रभाव, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी, अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही, जब अमेरिका का स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी समय से औद्योगिक क्रांति के लिए लड़ा जा रहा था, व्यापार के लिए लड़ा जा रहा था, अमेरिका समाज में प्रवेश कर रही थी, अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। अब यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधे एवं कल कारखाने का निर्माण हुआ। अब ढेर सारा वहां पर उद्योग बनना शुरू हो गया, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया। बताइए, जब उद्योग खुलेगा तो बताइए, जब ये सेकेंड काम हुआ, यानी द्वितीय क्रिया हुआ, तो प्राथमिक क्रिया होगा तब ना द्वितीय क्रिया होगा जी। तो प्राथमिक क्रिया
होता है कृषि, द्वितीय क्रिया होता है उद्योग, तृतीय क्रिया होता है सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। कृषि को भी प्रोत्साहन मिला था, आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई, जिसका परिणाम एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में स्वतंत्र अमेरिका का उदय हुआ, और अमेरिका क्या हुआ, एक बहुत बड़ा राष्ट्र के रूप में उभर गया था। समझ गए। अब फिर जानेंगे कि बताइए वहां पर तो अमेरिका क्या हुआ, समृद्ध हो गया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, कृषक को, किसानों को बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद आप देख लीजिए वहां पर फिर से अमेरिका की जो बातें थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब इसमें है आपका फिर से ये ध्यान दीजिए, इंग्लैंड की असफलता के कारण, इंग्लैंड जो अमेरिका के आगे घुटना टेक दिया, उसका कारण क्या था दोस्तों, ये जानिए। यद्यपि इंग्लैंड काफी शक्तिशाली था, बात तो ये बात सही था भाई, जो पढ़ा लिखा जो शक्तिशाली होगा वह दूसरे पर कब्जा करेगा, गरीब आदमी जाएगा कब्जा करने, मुंह तू फुला देगा, थूथने फुला देगा, समझ गए ना। एवं विश्व में उसके कई उपनिवेश भी थे, विश्व में कई जगह वो शासन कर रहा था। अमेरिका ऐसा नेशन के कितने जगह था, 13 उपनिवेश था उसका, परंतु उसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा। आप बताइए, 13 वैसन जगह वो एकदम सत्ता हासिल किया था, लेकिन अमेरिका में क्यों हार गया, इसका कारण जानिए। इंग्लैंड की असफलता के निम्न कारण थे, क्या क्या जरा। पहला कारण, अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे। अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील पर दूरी पर थे। 3000 मील भाई जानिए, 3000 मील कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। तो भाई 3000 मील कितना, 3000 मील हो गया, 3000 गुना 1.6 करिए, जितना आएगा ये डैश डैश किलोमीटर, इतना दूरी पर था वो, समझ गए, इतना दूरी पर था। अतः वहां समय से सेना एवं रसद पहुंचाने में काफी कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति में अंग्रेजी सैनिक परिचित नहीं थे, उसको हम इंग्लैंड को जाने आने में दिक्कत होता था। कहता ना इंग्लैंड, अमेरिका 7 समुंदर पार है दोस्तों, इंग्लैंड को जाने आने में दिक्कत होता था। उसके बाद क्या होता था, कोई भी सामान को, सैनिक को लाना पहुंचाना, सैनिक उतना वहां जानता भी नहीं था, ये भी प्रमुख कारण था। दूसरा, अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज किया गया, सोचा गया हो इतनी वो तो देश है, एन 12-13 को प्रशासन किया, ये छोटका की बोलेगा, वो भी दिक्कत किया। अधिकांश अंग्रेजी से गृह युद्ध की समझते रहे, और अधिकांश युद्ध अंग्रेज क्या समझते रहे, वही छोटका मोटका युद्ध है, इसको कखनियों झेप देंगे, लेकिन ऐसा बात हुआ नहीं था, समझ गए। उसके बाद है तीसरा, उपनिवेशवासियों में एकता का उत्साह था। उपनिवेशवासियों में, अमेरिका उपनिवेशवासी किसको कहे, शुरू से ही बताते हैं, अमेरिका में बहुत उत्साह था, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जब किताब निकाल दिए थे कॉमन सेंस थॉमस पेन के द्वारा, तो बताइए अब क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है चौथा होगा, ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूले की, यानी कि उसको वैसा शासन नहीं करना चाहिए जैसे जॉर्ज तृतीय ने आकर के शासन किया, निरंकुश शासन। बताइए वैसा शासन करना जरूरी था, बिल्कुल नहीं था। पांचवा, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे, ओकरा अपने में नहीं बन रहा था, शासन की करेगा। जॉर्ज तृतीय की हट धार्मिकता की नीति के कारण योग एवं अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। जॉर्ज तृतीय हट धार्मिकता यानी जिद्दीपन के कारण क्या हुआ था, अच्छा नेता वहां पर नहीं सट रहा था, जिसके कारण वो अपना मनमानी किया और क्या हो गया, असफल रह गया अमेरिका के साथ। छठा, ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा। ब्रिटेन क्या हुआ, विदेशी सहायता को एकरा देने वाला नहीं था, जबकि अमेरिका उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई, और इसको विदेशी भी सहायता दिया। दूसरा देश भी 13 जो उपनिवेशवाद था सब मिल करके इसको साथ दिया। विशेषकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को जन धन से काफी मदद की, यानी सेना भी दिया, रुपया पैसा गोली सब कुछ दिया। बताइए। सातवां, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। सुयोग मतलब समझते हैं ना, सब कुछ उसमें संपन्न होना चाहिए, समझ गए ना। आप लोग तो बुझे करते हैं सुयोग माने, जिसने बड़े धैर्य, साहस एवं कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। तब न जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने और सेनापति का कमांडर भी नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा ये सभी बातों को, समझ गए। यही था उसका इंग्लैंड का हार का सबसे बड़ा कारण। ठीक है, अब हम फिर आपको बताते हैं कि 13 उपनिवेशवाद कौन कौन था, उसको भी देख लीजिए आप। 13 उपनिवेश कौन कौन है उसको भी आप देख लीजिए। 13 उपनिवेश को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए तालिका में देख लीजिएगा, अमेरिका 13 उपनिवेश, ठीक है ना। अब 13 कौन कौन था, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, और उसके बाद है उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया। ये सभी अमेरिका के उपनिवेश है। अमेरिका में ही 13 उपनिवेश बनाए हुए था। अमेरिका अलग था ना, सभी जगह वो ऐसा शासन कर लिया था दोस्तों।
आशा है कि ये जो वीडियो बनाए होंगे ना बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जैसा भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपको लगा होगा ना, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और भी अगर कुछ दिक्कत होगा तो उसको हम सुधार करेंगे, अगली बार और भी अच्छे हम आपको वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों अच्छा लगे ना वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को कहना शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।